नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे 2 नवंबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे वह बिहार एसआई हो, दिल्ली पुलिस, यूपी एसआई, राजस्थान पुलिस, लगभग सभी परीक्षाओं में यह आपको मदद करेगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज की पहली खबर राष्ट्रीय मामलों में, Assam becomes first state to give transgenders a chance in पब्लिक सर्विस कमीशन एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आपको जैसा पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर एक अलग से विकल्प, यानी कह सकते हैं कि अब लैंगिक समानता समानता का अधिकार, जो कि हमारे संविधान के मूल अधिकार में निहित है। तो समानता का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 14 टू 18। तो यानी एक तरह से देख सकते हैं कि समानता के अधिकार को यह प्रासंगिक बनाता है। तो दोस्तों, असम लोक सेवा आयोग ने लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाया है और आयोग ने राज्य नागरिक संबद्ध सेवाओं की परीक्षा के आवेदन में लिंग श्रेणी में, जैसे मेल फीमेल, अब ट्रांसजेंडर का भी विकल्प शुरू करने का फैसला लिया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह से असम राज्य लोक सेवा आयोग इस विकल्प को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। हालांकि इससे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, अपनी भर्ती प्रक्रिया में पहले ही पेश कर दिया था। तो इस फैसले के बाद से 42 यानी 42 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। एपीएससी के अध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य ने कहा है कि आयोग ने 15 सितंबर को एक पूर्व नोटिस में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए पहली बार संयुक्त प्रतिस्पर्धा यानी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए लिंग श्रेणी में शामिल होने के लिए एक नोटिस जारी किया था। तो दोस्तों, ये तो रही खबर। अब आइए यहीं पर हम थोड़ा असम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप असम का मैप देख रहे होंगे। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल हैं और यह भारतीय जनता पार्टी से हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। अब ये देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसको सेवन सिस्टर स्टेट कहा जाता है। तो ये असम एक ऐसा राज्य है जो सभी सिस्टर स्टेट को टच करता है या स्पर्श करता है। देख रहे हैं ना, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, ये स्पर्श कर रहा है कि नहीं? इसकी राजधानी ईटानगर है। इधर नागालैंड है, ये देखिए कोहिमा इसकी राजधानी है, स्पर्श कर रहा है कि नहीं? मणिपुर है, ये भी स्पर्श कर रहा है, इसकी राजधानी इम्फाल है। और मिजोरम भी कर रहा है, जिसकी राजधानी आइजोल है, जो कि धालेश्वरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और साथ साथ त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा भी स्पर्श कर रहा है, जिसकी राजधानी अगरतला है। और मेघालय भी स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, जिसकी राजधानी शिलोंग है। और इधर वेस्ट बंगाल भी कर रहा है, ऊपर भूटान को भी स्पर्श करता है, नीचे बांग्लादेश को भी यह स्पर्श करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों असम। और यहीं पर कामाख्या टेम्पल भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा, यहाँ से यहीं पर नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी देखिए ऐसे आती है और यहीं पर माजुली द्वीप का निर्माण करती है। याद रखिएगा, माजुली आइलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह भारत का, कह सकते हैं कि पहला नदी द्वीप जिला भी बन गया है। तो असम का यह जिला बन गया है माजुली द्वीप। और असम में तेल क्षेत्र भी है, नाहरकटिया, लकवा, डिब्रूगढ़, ये सब तेल क्षेत्र हैं। डिगबोई सुना होगा असम में, ये सब तेल क्षेत्र हैं। बांस के उत्पादन में इसका प्रमुख स्थान है, जूट के उत्पादन में इसका प्रमुख स्थान है। यह भी पश्चिम बंगाल की तरह चावल की तीनों प्रजातियां अमन, ओस और बोरो को उगाता है। तो ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चली। और नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबरी और असम में ब्रह्मपुत्र होते ही बांग्लादेश में गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। आइए और आगे देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं राजधानी दिसपुर है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं और
लार्जेस्ट सिटी, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी गुवाहाटी है। गुवाहाटी न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, ये पॉइंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर दोस्तों। पीएम टू लॉन्च घोघा हजीरा रो पैक्स फेरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को यात्रियों और भारी वाहनों को ले जाने के लिए सूरत में सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर और हजीरा के घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन करेंगे। रो पैक्स फेरी सेवा सूरत और सौराष्ट्र के बीच 370 किलोमीटर की वर्तमान दूरी को कम करके 60 किलोमीटर कर देगी और परिवहन का समय भी 10 से 12 घंटे से घटकर 3 से 4 घंटे हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है और साथ साथ यहाँ और आसान हो जाएगा। यह देखिए, इसलिए मैंने 2 मैप इसमें डाल दिया है, क्योंकि हजीरा पूरा नहीं आ रहा था यहाँ पर, ये घोघा है। पहले देखिए ऐसे घूम के आना पड़ता था, कितना समय लगता था। अब इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे, हजीरा इस तरह से। तो ये हजीरा देख रहे हैं सूरत के पास है। फिर यह महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये घोघा देख रहे हैं, यह भावनगर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और ये बीच में क्या है, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं खंभात की खाड़ी है, इसे गल्फ ऑफ खंभात कहा जाता है। और यहीं पर नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती जैसी नदियाँ गिरती हैं। सबसे पहले साबरमती गिरती है, फिर माही नदी गिरती है, फिर नर्मदा गिरती है और ताप्ती। इस तरह से ये जो सूरत है ना, ताप्ती नदी के किनारे बसा है, यानी सूरत सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तापी या ताप्ती रिवर। और नर्मदा और ताप्ती नदी क्या है, यह दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यहाँ पर एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा। अंकलेश्वर, ये सब गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ के गिर नेशनल पार्क सुना होगा दोस्तों। गुजरात मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। एरंड और ये जो है रेडी जिसे कहते हैं, उसके उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक, जम्मू एंड कश्मीर। ऑल लैंड गिवन अंडर रोशनी एक्ट विल बी विथड्रॉन। अब सीधे पूछ लेगा कि रोशनी एक्ट क्या है, रोशनी एक्ट पर क्यों रोक लगाई जा रही है, जम्मू कश्मीर इसे समाप्त करने की बात कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला किया है कि रोशनी भूमि योजना के तहत की गई सभी कार्रवाइयां अब रद्द की जाएगी। तो दोस्तों, यह 6 महीने के अंदर सारी जमीन को वापस ले लिया जाएगा। इससे 3 हफ्ते पहले ही यह 25,000 करोड़ रुपए के कथित रोशनी भूमि घोटाले के मामले की जांच हाई कोर्ट ने सीबीआई को दे दी और उसी निर्णय को देखते हुए कश्मीर प्रशासन ने यह जमीन का जो योजना है इसको रद्द करने की बात कर रही है। दोस्तों, याद रखें कि यह रोशनी योजना के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि जिसके कब्जे में सरकारी जमीन है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसके उलट सरकारी जमीनों पर क्या हुआ, लोग अतिक्रमण करने लगे और ज्यादा कब्जा करने लगे। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा घोटाला हुआ है। तो हाई कोर्ट ने विवादास्पद रोशनी अधिनियम को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया, असंवैधानिक करार कर दिया दोस्तों। और यह एक्ट कब आया था, नवंबर 2001 की सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा इसे लाया गया था, जो कि मार्च 2002 में लागू किया गया था। इसके तहत राज्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं, बहुत सारी नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियों पर ढेर सारी परियोजनाएं सुना होगा, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, किशनगंगा परियोजना, ढेर सारी परियोजनाएं हैं यहाँ पर। तो असीम संभावनाएं हैं। तो उसके लिए धन जुटाने के लिए राज्य की भूमि को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित करके 25,000 करोड़ रुपए एकत्र करने की योजना थी। हालांकि कोर्ट ने इसे घोटाले के रूप दे दिया है और सरकार इसी घोटाले को यानी सीबीआई को सौंप दी गई है और कोर्ट ने कहा है कि हर हफ्ते की रिपोर्ट हमें चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पिछले वर्ष बताया ही था 2019 राज्य पुनर्गठन यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये लद्दाख वाला क्षेत्र है और ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, इसकी राजधानी श्रीनगर है। याद रखेंगे दोस्तों। तो यह काफी महत्वपूर्ण है टॉपिक। अब बढ़ते हैं अगला अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। हॉरिबल स्टॉर्म गोनी नामक चक्रवाती तूफान नॉक इन द फिलीपींस से टकराया है और यह कैटेगरी में 5वें प्रकार का सबसे खतरनाक तूफान
ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ष 2013 में हेयान नामक तूफान जो आया था उसमें 6300 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी की तरह यह भयानक तूफान है गोनी। इस तरह से जैसे अभी 2 दिन पहले भी बताया था, तो इस तरह से ये सारे एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। एक साल में आई हुई आपदाओं से भी प्रश्न आ जाता है आप लोगों के एग्जाम में। दोस्तों इसकी गति देखिए 225 किलोमीटर प्रति घंटा और कहीं कहीं 280 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। हालांकि यह तूफान अब क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बंद कर देने से आम जनजीवन वहां का अस्त व्यस्त हो गया है। और दोस्तों आइए यहां पर मानचित्र में देखते हैं, और यह चक्रवात का यह पिक्चर है और इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। यह फिलीपींस के बारे में पहले ही बताया था। फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ फिलीपींस इज माउंट आपो, APO, ध्यान रखेंगे 2954 मीटर यानी 2954 मीटर ऊंची है। यही मेयान ज्वालामुखी है। इसी के आगे आप जाएंगे तो विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा। विश्व की सबसे गहरी खाई जिसे मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है, 11,033 मीटर गहरी है यानी 11,033 मीटर डीपेस्ट, विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके इस तरफ आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी है। और दोस्तों यहीं पर मनीला में ही एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है, पहले ही बता चुका हूं। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी मनीला में ही है। दोस्तों यहां पर सुलू सी है, मिंडनाओ सी है, मिंडनाओ गर्त भी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यह फिलीपींस सोना, तांबा, ये सब भंडार यहाँ पाए जाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी अमेरिका के बाद, यहाँ देखिए फैक्ट मैंने दिया है, जियोथर्मल यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जियोथर्मल एनर्जी उत्पादक देश है। और कैगयान नदी यहाँ फिलीपींस की सबसे बड़ी नदी है और ऊंची चोटी है माउंट आपो, याद रखेंगे। और एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मंडालयोंग यानी मेट्रो सिटी मनीला में ही यह अवस्थित है और राजधानी मनीला है। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेर्ते हैं। मुद्रा फिलिपाइन पेसो है, याद हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे नेशनल इंटरनेशनल फेमस पर्सनालिटी में। आज हम बात करेंगे अंजू बॉबी जॉर्ज was elected senior vice president of the Athletics Federation of India, in which Adil सुमारीवाला विल रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड टर्म। तीसरी बार इनको अध्यक्ष चुना गया है एडिले सुमेरवाला। तो 2003 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती थी, ये इनका पिक्चर है, अंजू बॉबी जॉर्ज। इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, जबकि एडिले सुमेरवाला की वार्षिक आम बैठक में इनको फिर से तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। भारत में एथलेटिक्स चलाने और प्रबंधन करने के लिए शीर्ष निकाय है IAAF, ट्रिपल ए, यही फुल फॉर्म ही पूछ लेगा तो नीचे मैंने दे दिया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। और ट्रिपल ए का मतलब है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, और AFI का बता ही दिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो AFI के प्रमुख कार्यों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करना, भारतीय एथलेटिक्स नेशनल कैंपर्स को प्रशिक्षित करना, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीमों का चयन करना, जिसमें ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम, IAAF विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं शामिल हैं। तो ये सब कार्य करता है, ये देख सकते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं हरप्रीत सिंह, फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ एनी इंडियन एयरलाइन। तो यहाँ पे इनका चित्र देख सकते हैं। 1988 में ये एयर इंडिया की पहली महिला पायलट नियुक्त की गई थी। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से ज़्यादा दिन तक वह विमान नहीं उड़ा पाई, लेकिन वह फ्लाइट सेफ्टी एरिया में लगातार काम करती रहीं। आफ्टर 32 ईयर हिस्ट्री इज रिपीटेड again and she has been appointed the first woman head of an Indian Airlines, यानी हरप्रीत सिंह को एलायंस एयर का CEO नियुक्त किया गया है। और इंडियन एविएशन के लिए यह पहला मामला है जब किसी महिला को CEO नियुक्त किया है। और हरप्रीत सिंह वर्तमान में एयर इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी हैं। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। रिजर्व बैंक टू इवैल्यूएट इंपैक्ट ऑफ
आरबीआई कहता है, क्या कहता है? जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो इस तरह से यह कैंपेन चला रहा है। आरबीआई कहता है, जालसाजों से अवांछित और काल्पनिक प्रस्तावों के शिकार, यानी आरबीआई कहता है इज एन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड इन 14th लैंग्वेज। सीधे पूछ लेगा कि आरबीआई ने कितनी भाषाओं में एक जन जागरूकता अभियान चलाया है। आरबीआई कहता है, ऐसे पूछ लेगा। तो आरबीआई कहता है was the first 360-degree campaign initiated by the central bank using all mass media, including media such as television, radio, newspapers, hoardings, web banners, social media and SMS। तो आरबीआई कहता है इन सब में शामिल हैं और सावधानी संदेश यानी द कॉशनरी मैसेज वर सेंट फ्रॉम आरबीआई से सेंडर आईडी, यानी आरबीआई कहता है आरबीआई से सेंडर आईडी से भेजे जाते हैं। तो प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई ने पात्र संस्थाओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है, जिन्होंने कम से कम 5 समरूप परियोजनाओं को पूरा किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, आरबीआई के बारे में पहले भी ढेर सारा बता चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओवर 70% हाउस होल्ड फील द पिंच ऑफ राइजिंग टोमेटो, ओनियन, पोटैटो प्राइजेज, सर्वे रिपोर्ट। यानी सर्वे की रिपोर्ट आई है कि 70% लोगों ने कहा है, स्थानीय सर्किलों द्वारा जारी किया गया जो सर्वेक्षण है उसमें पिछले साल की तुलना में 2020 में टमाटर, आलू और प्याज खरीदने के लिए 25 से 100% तक अधिक भुगतान किया है। दोस्तों, भारत के 242 जिलों में कुल 16,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। 58% उत्तरदाता टीयर 1 से थे, टीयर 2 से 23% एंड टीयर 3 एंड 4 और ग्रामीण जिलों से 17% उत्तरदाता थे। तो यानी इसके पीछे कारण क्या है? वही कारण है चूंकि कोरोना नामक महामारी ने सारी चीजों को अस्त व्यस्त और बीच में लॉकडाउन भी था, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, इसके मेन रीजन क्या है? एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम हैव विटनेस्ड ए शार्प इंक्रीज दिस ईयर, मोस्टली ड्यू टू कम आपूर्ति, शॉर्ट सप्लाईज, डैमेज टू क्रॉप्स ड्यू टू अनसीजनल रेनफॉल एंड लोअर हार्वेस्ट ऑफ पोटैटो, यानी आलू की कम फसल। नेक्स्ट है पुस्तकें और पुरस्कार। आज हमने एक इंटरनेशनल प्राइज लिया है 2020 के लिए। एममेट लेही पुरस्कार को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, पुणे में इसका मुख्यालय है और दिनेश कात्रे को प्रदान किया गया है, यानी पहले ऐसे इंडियन है यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बैक दिस award, or this award is established in US in 1967. This international award recognizes contribution of person in the field of record and information management। पूछ लेता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। तो यह 1967 में अमेरिका में स्थापित यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देता है। और कात्रे ने डिजिटालय को विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व किया, जिसमें क्या है, ये डिजिटालय क्या है, तो इसमें नृत्य, संगीत, नाटक और सिनेमा आदि सामग्री का भंडार है। यानी इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट comprising डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड सिनेमा। फॉर दिस प्रोजेक्ट टाइटल नेशनल कल्चरल ऑडियो विजुअल आर्चिव यानी NCAA and ISO 16363 सर्टिफिकेशन वॉज लेटर अवॉर्डेड। यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक ऑडियो विजुअल आर्काइव नामक इस परियोजना के लिए बाद में एक ISO 16363 प्रमाणन प्रदान किया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर आप, ये दिनेश कात्रे जी हैं। अब बात करते हैं, अगला है वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 यानी जियो नेम टाइटल स्पॉन्सर। तो दोस्तों अभी शारजहां में होने वाला है, 4 से 9 नवंबर तक शारजहां में आयोजित होने वाला महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक के रूप में घोषित किया है बीसीसीआई ने। किसको दिया है, किस कंपनी को? जियो को। तो जियो वुमेन्स T20 चैलेंज विल inspire more young girls to take up the sport and give parents the confidence that playing cricket is a great career opportunity for their daughters। यानी जियो वुमेन की T20 चैलेंज
अधिक युवा लड़कियों को खेल के लिए प्रेरित करेगा। माता पिता को यह विश्वास दिलाएगा कि क्रिकेट खेलना उनकी बेटियों के लिए एक शानदार कैरियर अवसर है। भारतीय खिलाड़ी मार्च में T20 विश्व कप के बाद पहली बार मैदान में उतरेंगे। इस तरह से आएगा। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज दोस्तों हमने पत्तनों की बात की है, जिसे बंदरगाह कहा जाता है। तो भारत के बड़े बंदरगाह यानी 13 बड़े बंदरगाह प्रमुख लिया हूं, और भी बंदरगाहों की घोषणा हो गई है, और वर्तमान और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। लेकिन अब बंदरगाह जैसे कि भारत की अगर बात की जाए तो यह तटीय सीमा पे, यह जैसे अब ये पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, और एक बंदरगाह कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल तटीय सीमा, अगर राज्यों की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर पूरी कोस्टल लाइन है। लेकिन टोटल बात की जाए 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल लाइन है। और भारत के 9 राज्य तट पर स्थित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से हमने बात की है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो अरब सागर, यानी ये इधर वाला पार्ट क्या है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों की। तो सबसे पहला पोर्ट है कांदला पोर्ट। दोस्तों इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पत्तन हो गया है। यह कच्छ की खाड़ी में, इट इज सिचुएटेड ऑन रन ऑफ कच्छ, और इट इज टाइडल पोर्ट। इसे क्या कहेंगे, टाइडल पोर्ट कहेंगे। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट राज्यों में खनिज तेल यानी मिनरल, सीमेंट, रसायन, केमिकल, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। और इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कॉटन, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फॉस्फेट, नमक आदि को निर्यात किया जाता है। और दोस्तों यह भी एक नेचुरल पोर्ट कह सकते हैं। और मुंबई पत्तन भारत का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट पोर्ट है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, और एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन है और पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। आइए मानचित्र में देखते हैं तो और इजी हो जाएगा। ये है मुंबई पोर्ट और ये है कांडला पोर्ट। इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी के भार को कम करने के लिए JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, या इसे न्हावा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। याद हो जाएगा दोस्तों, यह मुंबई के बंदरगाह के निकट स्थित है। मुंबई के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का, और ये आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। मॉडर्न फैसिलिटीज, यहाँ सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु यह प्रसिद्ध है। जो ड्राई गुड्स हैं उन सब के लिए यह निर्यात किया जाता है। इसके बाद दोस्तों मार्मुगाओ बंदरगाह है, गोवा में स्थित है, जिसकी राजधानी पणजी है। इट इज ऑल्सो ए नेचुरल पोर्ट। यहाँ से लौह अयस्क वगैरह निर्यात किया जाता है और यह कहाँ स्थित है, गोवा में। अगला है मंगलुरु, मंगलोर सिटी भी है, इसका नाम अब मंगलुरु हो गया है। इसे पोर्ट सिटी के नाम से जाना ही जाता है। पत्तन नगर कहते ही हैं न्यू मंगलौर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक के राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह में कुद्रेमुख बताया हूं ना आपको, कुद्रेमुख यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी में 1892 मीटर ऊंची चोटी भी है और यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह मंगलुरु पोर्ट, इसे पत्तन नगर भी कहते हैं। अगला है कोची पोर्ट या कोचीन पोर्ट। इसे स्पाइस पोर्ट के नाम से जाना जाता है, मसाला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो ए नेचुरल पोर्ट। और कोची बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। यहाँ से चाय, कॉफी व मसालों के निर्यात के लिए यह प्रसिद्ध है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह।
पूर्वी तट पर आप देख रहे हैं मानचित्र में, यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, पोर्ट ब्लेयर, एक एक करके। आइए यहाँ पर जैसे देखिए कोलकाता बंदरगाह है, तो कोलकाता बंदरगाह या पश्चिम बंगाल में किस नदी पर है? हुगली नदी। हुगली नदी को वर्ल्ड मोस्ट ट्रीचरस रिवर, विश्वासघाती नदी कहा जाता है दोस्तों। तो यह विश्वासघाती नदी है और हुगली नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसको रिवर पोर्ट भी कहते हैं, नदी बंदरगाह कहते हैं। और यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा, यानी मुंबई के बाद यह है दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, याद हो जाएगा। और इसके भार, जैसे मुंबई के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, कोलकाता के भार को कम करने के लिए यहीं पर एक हल्दिया पोर्ट भी बनाया गया है दोस्तों। दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने के लिए यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है, ऑयल रिफाइनरी भी है। और इसके बाद आता है पारादीप। ये कहाँ है दोस्तों? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलकाता और विशाखापट्टनम, यानी कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच में अवस्थित है, याद रखेंगे। प्राकृतिक संरचना का यह बंदरगाह है। इस बंदरगाह से बिहार, उड़ीसा, झारखंड के खनिजों को निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। और इसके बाद आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। दोस्तों यह भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह लैंडलॉक्ड भी कह सकते हैं, चूंकि यह डॉल्फिन नोज ऐसे आगे निकला हुआ है इसके अंदर। यही कारण है कि सुनामी जब आया था तो ये बच गया था, इतना गाद इसमें नहीं जम पाया था। तो सबसे ज्यादा विशाखापट्टनम से लोहे का निर्यात, और यह भी प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत भी यहाँ पर की जाती है और सबसे अधिक लोहे का निर्यात यहाँ से किया जाता है दोस्तों। और यहीं पर देख रहे हैं चेन्नई और एन्नौर भी है। एन्नौर का नाम कामराजार पोर्ट भी रख दिया, के कामराज बहुत बड़े नेता थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो यह चेन्नई पोर्ट भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट है, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है और यह दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना और आर्टिफिशियल बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। और एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए इसको विकसित किया गया। जैसे यहाँ पर मुंबई के लिए नावा सेवा, कोलकाता के लिए हल्दिया और चेन्नई के लिए एन्नौर। इसके बाद आता है तूतीकोरिन। इसका नाम ओवी चिदम्बरनार पोर्ट हो गया है, सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। यह तमिलनाडु में स्थित है, दक्षिणी छोर पर। यहाँ से मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का निर्यात किया जाता है, जबकि मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र आदि वस्तुओं का हम लोग आयात करते हैं। और 13वां बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, वह 13वां बंदरगाह यह 2010 में बना था, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में। तो इस तरह से आज हमने इन सारे पत्तनों की चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के आप लोगों के सेक्शन में। तो 31 तारीख में उत्तर देने वालों में सोनिका खंडेलवाल, सुशील सिंह, एकता पटेल, ऋषि, मिली, शुभश्री साहू, धनंजय, सुनील पाठक, सूरज उपाध्याय, शर्मिष्ठा, आदित्य कुशवाहा, अजीज अंसारी, प्रेरणा वर्मा, आदित्य चैरवाल, आदित्य कुशवाहा, कृष्णानंद यादव, धनंजय, इन सब, विश्वजीत कुशवाहा, इन सब लोगों ने उत्तर दिया है दोस्तों। ये पालचंद्र, संतोष कुशवाहा जी भी, हर्षराज, इन सब, विक्की, संतोष कुशवाहा, ज्ञान रंजन साहू सबसे पहले उत्तर दिए थे। तो इस तरह से इतने लोगों ने उत्तर दिया, हमें अच्छा लगता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देते हैं। तो आइए अब आप लोगों के सेक्शन में आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत का कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य है जो पहला राज्य लोक सेवा आयोग बन गया है जो कि ट्रांसजेंडर विकल्प को अपनी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया है? झारखंड, असम, मध्य प्रदेश या राजस्थान? नेक्स्ट है, रोपैक्स फेरी सेवा सौराष्ट्र क्षेत्र के किन दो स्थानों के बीच चलेगी? हजीरा और घोघा, हजीरा और वलसाड, दमन और घोघा या सूरत और वलसाड? नेक्स्ट है, रोशनी भूमि योजना किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की योजना है? गोवा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या पंजाब? अगला क्वेश्चन है, गोनी नामक चक्रवाती तूफान
किस देश में आया हुआ है? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया या थाईलैंड? नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? याद रखिएगा ये चारों लोग एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में चुने गए हैं। एक इसी में अध्यक्ष हैं, एक उपाध्यक्ष हैं, एक कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं। ये चारों लोग इसी से संबंधित हैं। अब इसमें आपको उपाध्यक्ष को बताना है, वाइस प्रेसिडेंट को बताना है इन चारों में से। अगला है आरबीआई कहता है जन जागरूकता अभियान कितनी भाषाओं में चलाया गया है? 10, 12, 14 या 16 भाषाओं में, यानी 10, 12, 14 एंड 16। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैज द आरबीआई कहता है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बिन स्टार्टेड? नेक्स्ट है 2020 के लिए एममेट लेही पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दिनेश कात्रे, प्रोफेसर रजत मूना, सुधीर पी मुदुर या विजय पी भाटकर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किस कंपनी को 4 से 9 नवंबर तक शारजाह में आयोजित होने वाले महिला T20 चैलेंज के टाइटल प्रायोजक के रूप में घोषित किया है? सैमसंग को, जियो को, वीवो को या ड्रीम्स 11 को? नेक्स्ट है इंडियन एविएशन ने किसे एलायंस एयर का सीईओ नियुक्त किया है? हरप्रीत सिंह को, निवेदिता भसीन, अवनी सिंह या नेहा भसीन को? अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, केरल या गोवा में? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत ही अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं और हम और हमारी बायजूस टीम इससे और उत्साहित हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास कर रही है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।